काउंटर में कंसोलिडेशन के बाद फिर से फ्रेश मूव हमें देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों पर 224 के लेवल्स के ऊपर टिक रहा है, जो ब्रेकआउट लेवल है। अपसाइड यहाँ पे 228 से लेके 230 तक की हमें बनती हुई नजर आ सकती है। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है, स्टॉप लॉस अपना होगा 220 का, तो ये होगा स्पॉट में ट्रेड और लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट में इंडियन होटल, इस पर्टिकुलर काउंटर में एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, फ्रेश सेल क्रॉसओवर एमएसीडी पे देखने को मिल रहा है और निचले स्तरों पर ये यहाँ से अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो स्पॉट में अगर हम देखेंगे तो 304 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 310 का स्टॉप लॉस होगा। निचले स्तरों पर 296 295 तक के लेवल हमें इंडियन होटल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, दो कन्विक्शन कॉल्स आपके, और इनफैक्ट मैं कुछ देर पहले इंडियन होटल्स के चार्ट्स को देख रहा था, खराब है चार्ट, डिस्टर्ब हुआ है थोड़ा सा इंडियन होटल्स का, प्लीज स्क्रीन पे लिख आइएगा। कुछ दिनों के बाद, एक ज़माने बाद इनमें कुछ क्रिटिकल एवरेजेस वॉलेट हो रहे हैं। इंडियन होटल्स ने एक मात्र इन आई थिंक लास्ट वीक ऑफ जनवरी एक वीकनेस दिखाई थी। उस वक्त प्रॉपर्टी वीकनेस की और आई थिंक थीम वीकनेस की थी कि इसने तोड़ा था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ी तीव्रता से। मतलब कभी कभी किसी स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है, कोई एवरेज को तोड़ने के बाद जो नेक्स्ट एवरेज होता है उसको बहुत तीव्रता से अप्रोच करता है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, आप जाइएगा, रीड कीजिएगा इंडियन होटल्स को। जब जब ये 100 टेमा तोड़ता है तो स्विंग टुवर्ड्स जो 200 टेमा आता है ना, वो बहुत जल्दबाजी में होता है। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इसने एक बार फिर से 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे फ्लोट करना शुरू कर दिया है। अमित जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। दो कन्विक्शन कॉल्स आपके। जी वीरेन जी, मेरी पहली कन्विक्शन कॉल रहेगी डाबर पे। डाबर सेफ काउंटर है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और लास्ट वीक भी इसने अच्छा सपोर्ट दिया था एफएमसीजी इंडेक्स को। तो 541 का इसका प्राइस है, बाय करें। टारगेट रहेगा 551 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 536 का। वैसे तो मैं इंडियन होटल शॉर्टलिस्ट करके आया था, लेकिन दैट हैज बीन डिस्कस, तो कॉल चेंज कर लेता हूँ। मेरी सेकंड व्यू एक शॉर्ट कॉल रहेगा एंड दैट विल बी ऑन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट में हमने देखा वीरेन जी, जो पुल बैक आया था वो नियरली कंप्लीट है। स्टॉक ने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 2400 नहीं क्रॉस किया और वहां से हमने देखा डोजी कैंडल्स और वापस एक इसमें वीकनेस नजर आ रही है। 2340 का इसका प्राइस है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2365 का और टारगेट्स रहेंगे 2300 के। ठीक है, तो ये इस समय पिडिलाइट पर एक कॉल, सेल कॉल इस समय आती हुई आपके लिए, और काफ़ी टाइम के बाद पिडिलाइट में एक सेल कॉल इस समय। सचिन, आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव इस समय का और आपकी फ्रेश कॉल्स। अनुज जी, यहाँ पर स्टांस तो वैसे ही रखना है कि जो उछाल मिल रहा है उसी उछाल में शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की ही प्रोसेस रखनी है। एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 17,130 के आसपास डिफाइंड है। तो जब तक यहाँ पर क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वैलिड रहेगा। एंड जो भी उछाल फिलहाल मिल रहा है, मुझे लग रहा है एक वापस अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, रोटेशन काफी हेल्दी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ऐड ही करने चाहिए। तो सुबह से आई थिंक हमने आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, ये दोनों ट्रेड सेटअप्स दिए थे। ये पर्टिकुलर सेटअप्स के साथ तो रहना ही है। बट ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर जो फ्रेश स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। ऑलमोस्ट अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो काफी दिनों से या काफी हफ्तों से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग रही है। बट इंटेंसिटी यहाँ पर नजर नहीं आई थी। पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आ रहा था, वो कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हुआ है एंड वहां से मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी श्रीराम फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 1236 के आसपास आपको स्टॉप लॉसेस लगाना है इसके फ्यूचर्स में। इंट्राडे का पहला टारगेट लगभग अराउंड 1180 के आसपास है, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली 1150 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है काउंटर में। सो 1150 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, श्रीराम फाइनेंस, अब इसका नया नाम। यहाँ पर एक सेल कॉल, एक बार चार्ट लेकर आइए बाटा का इंट्राडे, और अगर कैंडल स्टिक्स दिखा सकें तो और भी अच्छा होगा। और ये इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक इस समय अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखाई देगी, और ऊपरी लेवल से अच्छा स्लिप हुआ और करीब करीब 2% का स्लिप। और ये देखिए, ये हाँ आज का कैंडल, ये देखिए कैंडल्स लगातार 5-6 रेड कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं। चलिए राजेश सतपुते जी, आपकी इस समय की फ्रेश दो कॉल्स क्या होंगी? अनुज जी, देखिए मुझे लगता है फार्मा में स्ट्रेंथ है, लेकिन लीड कर रहा है औरोबिंदो फार्मा। तो देखिए, हमें अगर मोमेंटम प्ले करना है तो हम
वो स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। तो औरोबिंदो फार्मा पे बाय रहेगा, 505 का स्टॉप लॉस और 535 540 का इसका इंट्राडे का टारगेट होगा मेरे हिसाब से। जनरली होता क्या है कि फार्मा इनिशियल हाफ में इनिशियल एक आध घंटे में चलता है, बाद में फिजल आउट होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि औरोबिंदो फार्मा अपने स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा है और इसलिए मैंने औरोबिंदो फार्मा पे बाय दिया है। सो इट्स अ बाय इन औरोबिंदो, 505 का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट। और सेल का कैंडिडेट होगा ओबेरॉय रियलिटी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक सीरियस ब्रेकडाउन फ्राइडे के सत्र में देखा, आज भी इनिशियल मॉर्निंग में तो वीक ही दिखता है। तो यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी को बेचना है 855 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो टारगेट बनता है अनुज जी वो रहेगा 820 का। ओके, ओबेरॉय रियल्टी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार गोदरेज सीपी लेके आइएगा। जे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है और मूव काफी स्ट्रॉन्ग दे रहा है। सचिन, जरा एक बार गोदरेज सीपी को देखेंगे। आई मीन एक टिपिकल फ्लैग और आई थिंक प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इस चार्ट की, और आज अटेम्प्ट लिया। आई थिंक मेरे को मालूम है कि ये जो 960 की ट्रैजेक्टरी है, इट विल टेक सम टाइम, ये एक प्रेशर जोन हो सकता है। बट क्या प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इस स्टॉक को, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मीडियम टर्म, और ये 955 से लेकर 975 ये एक हिस्टोरिकल हाई भी है, एक इंपॉर्टेंट हाई है दिसंबर 2021 का मेरे ख्याल से। आपकी रीडिंग क्या कहती है? प्रीएम्प्ट करेंगे आप किसी लॉन्ग ट्रेड को यहाँ पर? वीरेंद्र जी, मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखूंगा, बट ब्रेकआउट के लिए मुझे लग रहा है आज का दिन थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहूंगा। लगभग जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये एक काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। एंड यहाँ पर जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस हुई है, पिछले 4 दिनों का जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली एक इमीडिएट बेसिस पे फ्लैग फॉर्मेशन ही नजर आ रहा है। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ऑप्शंस का डेटा है, जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जब तक 970 980 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, आई थिंक तब तक फ्रेश मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में इमीडिएटली नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 960 से लेके 920 इसी पर्टिकुलर जोन में शायद अगले कुछ दिन की ऑस्किलेशन रहे। तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा ब्रेकआउट्स को चेस करने के लिए। अवॉइड करेंगे। एक बार अमित जी जरा एक बार ये बाटा का चार्ट देखिए जो मैंने अभी भी स्पॉट किया, इस पर कोई व्यू बन रहा है आपका? जस्ट 5 सेकंड अनुज जी, मेरा डेटा जी। बाटा का अनुज जी स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली वीक रहा है। हर स्विंग लो ये तोड़ते जा रहा है। कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ लोअर लोज लोअर हाइज बन रही है, और इसमें देखा गया है कि ये स्टॉक काफी दिनों से अपना 20 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है लगभग 1380 का। अगर ये 1380 1375 ब्रेक होता है तो एक फ्रेश राउंड ऑफ प्रेशर इसमें बनेगा। लेकिन स्टॉक काफी वीक है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर 1375 ब्रेक हो तो एक फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1385। ओके ठीक है, तो बाटा में इस समय काफ़ी सेलिंग प्रेशर इस समय विजिबल है आपको। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा ट्रेड से हटते हैं और बात करते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, और थोड़ा सा फंडामेंटल ओपिनियन ले लेते हैं मार्केट पर इस समय। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़ गए हैं। गौतम जी काफ़ी टाइम तक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस में इन्होंने काम किया है, और उसके बाद एक खुद का एक फर्म इन्होंने स्टार्ट किया है, और लगातार इनसे हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर। गौतम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। ये प्रॉब्लम क्या है मार्केट में? बहुत लोगों को लग रहा है कि काफ़ी टायरिंग रही है ये मार्केट, मतलब ऐसी मार्केट भी नहीं है जो एक बार में सीधा गिर के मूव ऑन करे। करेक्शन जो हो रही है बहुत स्लो, पेनफुल और टाइम वाइज करेक्शन हो रही है इस मार्केट में, और लोगों को बाकी एवेन्यूज़ दिख रहे हैं जहाँ पर अच्छा पैसा बन रहा है उनका, और ऐसे में एक्विटीज थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव लग रही हैं उनको। आपका क्या व्यू है इस समय? आपकी बात बिल्कुल सही है अनुज। ये बात कि अभी मार्केट की, और सिर्फ इंडिया की मार्केट की बात नहीं करें, बट विश्व की मार्केट आप देखिए, अमेरिका हो या यूरोप हो या यूके हो या इंडिया हो या मोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स चाइना को छोड़ के आप देखें तो अनिश्चित कंडीशन में है। और आज की तारीख में पिछले 12 महीनों में मार्केट फ्लैट रहा है। ईयर टू डेट जिसको बोलते हैं, जनवरी से आज तक करीबन 6% गिरा हुआ है मार्केट अपना निफ्टी 50। तो वो हिसाब से जब देखें कि लोगों को पहले 2 साल पहले 3 साल पहले ऑल्टरनेटिव्स कम थे कि इक्विटी मार्केट
के बाहर और कहाँ इन्वेस्ट करें, इंक्रीमेंटल जो आपकी पूंजी है आपकी इन्वेस्टमेंट से कहाँ इन्वेस्ट करें। और तभी ना तो रियल एस्टेट में दम था, ना तो इंटरेस्ट रेट्स भी लो थे, तो वो हिसाब से लोग इक्विटी मार्केट्स को ही चेस कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि फिक्स्ड इनकम और जो डेट मार्केट हैज बिकम एक्चुअली अ रियल अल्टरनेटिव। आप यस बैंक, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कुछ यस बैंक देखिए, उनका 35 महीने का फिक्स्ड डिपॉजिट वो दे रहा है आपको 7.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन इट इज अनदर 50 बेसिस पॉइंट्स, तो मतलब 8.25 तक की रिटर्न वो लोग दे रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस को देखिए, AAA तो नहीं है, मुझे लगता है AA रेटेड कंपनी है, उनका डेट, और 60 महीनों का जो नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है वो 8.5% रिटर्न दे रहा है। अगेन सीनियर सिटीजन हो तो 50%, और इफ यूर अ लेडी वुमन तो आपको 10 बेसिस पॉइंट्स और मिलते हैं, मतलब 9.1% रिटर्न वो देने को तैयार है। और इफ यू गो फॉर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑप्शन, उसमें सब मिला के 10.07% रिटर्न मिलता है। तो मुझे लगता है कि फाइनली देयर इज एन अल्टरनेटिव टू इक्विटी मार्केट, और जितना इंक्रीमेंटल पैसा इक्विटी मार्केट में आ रहा था वो अभी स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट का ये हाल। तो फिर वही बात, क्या इस समय मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है या अभी और करेक्शन की ज़रूरत है मार्केट में, प्राइस वाइज या टाइम वाइज? मुझे लगता है कि मार्केट में टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स में, मैंने पहले 3 महीने पहले भी बोला था, जो स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं है वो महंगे हैं, जो स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है वो बहुत महंगे हैं। तो उसमें कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा है, और मुझे लगता है कि जो करेक्शन हुए इंडिया में तो अच्छा ही है। मुझे लगता है कि नीचे के लेवल में यहाँ से 5-7 में भी 10% जो जितना भी मार्केट गिरे उससे और भी पैसा रिटर्न आएगा। ये महीने में हमने फॉरेनर्स कई महीनों के बाद नेट बाइंग उनसे हुई है, नेट परचेस हुई है, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि ये मार्केट में अभी भी करेक्शन हुए तो अच्छा ही है। दूसरी बात यह है कि ये करेक्शन इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स बट ग्लोबल फैक्टर्स। डू कीप इन माइंड कि जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो एपिसोड हुआ 2 हफ्ते पहले, उसके बाद पिछले हफ्ते डॉइचे बैंक की बात चल रही थी। क्या हो रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जो ये माहौल रहा, क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और अभी डॉइचे बैंक जिसमें बातें आ रही है, जो ये माहौल रहा आने वाले चंद दिनों के लिए, तो मुझे लगता है ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, तो गौतम सर के मुताबिक अभी बॉटम की हंट में मत जुटी है, अभी शायद थोड़ा पेन बाकी है। अच्छा गौतम सर, जब आप अल्टरनेटिव्स टू इक्विटी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो शुक्रवार को ही सरकार ने कदम उठाया, डेट फंड पे जो इंडेक्सेशन अवेलेबल था उसको अगर आप देखें वापस ले लिया गया है, इसका कारण क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आई मीन टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना, या फिर आपको लगता था कि ये बजट से ही मैम लगी हुई थी कि लूप होल्स जहाँ जहाँ अगर आप देखें थोड़े लूप होल्स थे उनको भरने के लिए? बट क्या ये पैसा डेट फंड से निकल के एआईएफ्स की तरफ या फिर इक्विटी की तरफ आएगा, या फिर बैंक्स को डिपॉजिट्स मिलने में आसानी होगी? आप मानते हैं इसका इम्पैक्ट ये होगा? थोड़ी बहुत आसानी होगी बैंक्स को, जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लूप होल है जो आपने बात कही वो सही बात है। एफएम ने भी शायद, और उनके जो एडवाइजर्स है, सेक्रेटरीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने भी कहा होगा कि अपने को ये जो लूप होल है स्पेसिफिक टू इंडेक्सेशन फॉर डेट फंड्स, वो लूप होल आपको प्लग करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बजट के पहले भी जो बात चल रही थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी बदलाव आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट का हाल था उस टाइम अडानी के स्टॉक्स भी गिर रहे थे, तो शायद मुझे लगता है शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोचा होगा कि अभी इसको डिले करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि वो जो लूप होल्स थे, सरकार क्लियरली इज ट्राइंग टू ब्लॉक दोस लूप होल्स, एंड मुझे लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव होगा वो मुझे डाउटफुल लगता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से लोग इंक्रीमेंटली वापस इक्विटीज में डालेंगे।
मुझे नहीं लगता। ओके, अच्छा अब आते हैं सर कि जिन सर्कमस्टेंसेस के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, बैंकों का और रीजनल बैंक्स का यूएस में अगर आप देखें बहुत बुरी परिस्थिति में होना, अब आप इसका इस स्लो डाउन का और संभावित धीमेपन का एक इम्पैक्ट क्रूड पे देख रहे हैं। एक क्रूड जो कि 140 की ट्रैजेक्टरी में था, इट्स नाउ एट 75। एक स्पेस और जिसने बहुत मजा लिया बीते 2 साल में, दैट्स मेटल। बहुत अच्छा पैसा बना भी, कंपनियों ने इस दौर में फायदा उठाया भी इस स्ट्रेंथ का। उन्होंने अपने डेट कम किए, बहुत कम किए, इंटरेस्ट बर्डन्स काफी कम किए। बट अगर आप एक सीरियस मनी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं मेटल्स में, तो क्या ये वक्त है मेटल्स को अलविदा कहने का? मुझे लगता है कि ये जो यूएस में जो रिसेशन शुरू हो जाएगा, उसकी अभी किसी को पता नहीं है। तो कई लोग जो मेरे से भी स्मार्टर है, उनकी जो आप देखिए, उनके आर्टिकल्स देखे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो रिसेशन की संभावना है अमेरिका में। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, अमेरिका में जो रिसेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो डीकपलिंग की जो कई बार बातें आती है कि इंडिया विल डीकपल फ्रॉम द वेस्ट, मुझे लगता नहीं है कि वो हो पाएगा। और उसका इम्पैक्ट शायद कम हो, लेकिन इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में अमेरिका में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। और जो रिसेशन आ गया, और जिस तरह से चाइना में भी जो रीओपनिंग हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इंटेंसिटी, जो रीओपनिंग की जो लोगों की उम्मीद थी, जो उस तरह से जो रीओपनिंग होगा, कंज्यूमर डिमांड जबरदस्त बढ़ेगा, वो नहीं हो रहा है चाइना में। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि मेटल्स में जो रैली आ चुकी है, अब मुझे लगता है आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में मुझे लगता नहीं है कि द रैली विल कंटिन्यू, एंड हेंस जो आपको नफा बुक करना हो तो नाउ माइट बी अ गुड टाइम। ओके, चलिए ये बात होगी मेटल्स की। अब आते हैं गौतम जी एक सेक्टर पर जिसने सबको एक दुविधा में डाला हुआ है कि आईटी पे क्या व्यू है इस समय, और काफ़ी सेलिंग हमने देखी है। मतलब एक रिकवरी आई थी और लग रहा था कि शायद बॉटम बन गया, लेकिन ये जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस आया उससे वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आई। अब आईटी कंपनियों में जो एक वैल्यूएशन की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अब फंडामेंटल प्रॉब्लम निकल कर आ गई है। आपका क्या व्यू है, बाय करेंगे इस डिक्लाइन में? अब मुझे लगता है कि आईटी पे भी थोड़ा पेन शायद और बाकी है, क्योंकि अब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स फिर भी ठीक थे। सवाल रिजल्ट्स का नहीं है, लेकिन जो उनका नेट हायरिंग है, जिसमें वो लोग को हायर करते थे, वो नंबर काफी गिर चुका है। मतलब करीबन 80% वो नंबर गिर चुका है, और दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। मुझे लगता है कि आज की तारीख में आईटी कंपनीज आल्सो आर मोर रियलिस्टिक कि जो आने वाले 2 या 3 क्वार्टर अमेरिका में जो रिसेशन शुरू हो जाए, तो आज की तारीख में इतने लोगों को हायर करके कुछ फायदा नहीं है। सवाल ये है कि वैल्यूएशंस, आपने जो कहा अनुज की वैल्यूएशन जब करेक्टेड, वो बात सही है, लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन की एक और वजह है कि एफआई सेलिंग जो हुई है पिछले करीबन 15 से 16 महीनों में, वो मोस्टली लिक्विड नेम्स में हुई है। शायद ये बैंक्स हो या आईटी कंपनीज हो, विच आर द मोस्ट लिक्विड, जहां पे फ्री फ्लोट बड़ा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो सेलिंग आई है हैज बीन अ लिटिल बिट, मुझे लगता है ओवरडन, बट फिर भी इज नाउ अ गुड टाइम टू बाय द आईटी कंपनीज। आई वुड वेट। ओके, आप आईटी कंपनियों में भी खरीदारी करने से बचेंगे, रुकेंगे। अच्छा गौतम सर, अब आता हूँ कि एग्जैक्टली अब जो सामने हमारे चीज़ खड़ी है, देखिए अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स तो सर आ ही रहे हैं। कभी अदानी सागा हुआ, फिर अगर आप देखें यूएस के बैंक्स, यूरोप के बैंक्स। बट एक चीज़ जो कि प्रिडिक्टेबल है और जिसका आप पूरा अनुमान कर चुके होंगे, दैट्स अर्निंग्स। अर्निंग्स को प्रीएम्प्ट करते हुए आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त, या फिर कंप्लीटली अवॉइड ट्रैजेक्टरी में क्या रखा हुआ है आपने? देखिए, अर्निंग्स की बात जब करें तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो अभी आने वाले करीबन 2 हफ्तों के अंदर रिजल्ट्स शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है ये क्वार्टर भी काफी मुश्किल रहा है इंडियन कंपनीज के लिए। और जो प्रभाव था पिछले क्वार्टर में, मुझे लगता है कि दैट विल कंटिन्यू। आई डू नॉट सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स एज येट, वन। दूसरी बात यह है कि जो आप BSE 500 यूनिवर्स को देखें, तो उसमें से करीबन
प्रतिशत स्टॉक्स है जो 20% से ज्यादा गिर चुके हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव 52 वीक हाइज। 180 स्टॉक्स है जो 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि जो करेक्शन, अंडरलाइन करेक्शन जो है मार्केट में, विच इज मच वाइडर इन द ब्रॉडर मार्केट वर्सेस ओनली द निफ्टी 50। जो निफ्टी 50 को देखें लगता है कि 6% ही डाउन है ईयर टू डेट, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गो बियॉन्ड द निफ्टी 50 और फिर देखें तो करेक्शन इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। वहां पे देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर स्टार्टिंग टू लुक वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये कहना है कि ये आप ट्रैक करते रहें कि हर हफ्ते ये देखें कि BSE 500 में जहां पे करेक्शन आ रहा है और जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके प्राइस पॉइंट पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से, न्यू एज ग्रुप कंपनियां, जो न्यू एज कंपनियां, इनमें गौतम जी क्लियरली एक बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है पिछले 3 महीने में। हर ब्लॉक डील अब्जॉर्ब हो जा रही है और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कुशन बना लिया है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? देखिए, ये सवाल मुझे पहले भी किया गया है और उसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वैल्यूएशन मेट्रिक है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की, मतलब मल्टीपल ऑफ रेवेन्यू और EBITDA होगा तब होगा, वो सब जो झोल चल रहा था, आई ऑलवेज सेड दैट दिस वाज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यूएशन मेट्रिक ऑफ अनदर कंट्री, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस कंपनीज, टेक कंपनीज का जो वैल्यूएशन मेट्रिक था वो यहाँ भी हो रहा था, और वो प्राइवेट मार्केट्स में अभी भी अप टू पॉइंट चल रहा है। सवाल ये होता है कि जब ये कंपनी लिस्ट होती है, व्हेन दे हिट द पब्लिक मार्केट्स, तब जाके रियलिटी सेट्स इन। और पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर जो है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर, because private markets are not open to the retail public. It is only open to very select venture capital या high net worth individuals या family offices जिसको बोलते हैं। तो जब ये कंपनियां पब्लिक मार्केट में लिस्ट होती है और जब रिटेल इन्वेस्टर जो इतने बरसों से इन्वेस्ट कर रहा है और कंपनी EBITDA को छोड़ो, प्रॉफिटेबल कंपनीज को भी डाउट करता है कि भाई आपका प्रॉफिट इस साल कितना होने वाला है, और जब ये कंपनियां लिस्ट होती है उनको लगता है कि भाई ये कंपनी में तो EBITDA प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को छोड़ो, EBITDA को भी 5 या 7 साल लग सकते हैं, तो इसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? तो दैट आई थिंक हैज बीन द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर व्हिच हैज कॉस्ट द सुपर फॉल इन द लास्ट 12 to 18 months of the new tech companies. लेकिन मुझे लगता है कि there are indeed certain stocks जो आपको फेथ है कि EBITDA पॉजिटिव या नेट प्रॉफिट पॉजिटिव पिछले आने वाले 2 या 3 साल में हो सकते हैं, तो फिर ये व्यू आप ले सकते हो और यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ पोजीशन। अच्छा सर, एक चीज आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, क्योंकि हमने हर चीज को कवर किया इस डिस्कशन में, डेट, इक्विटी, और आपने बताया भी हर सेक्टर को एक अपना आउटलुक दिया। सर, जो लोग मल्टी एसेट्स अप्रोच लेके चल रहे थे उन्होंने पैसा कमाया इस बार, इक्विटी ने लूज किया तो डेट ने पैसा बना के दिया, एंड स्पेशली दोज हु आर होल्डिंग गोल्ड, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो जिस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, पेन का जिक्र आपने यूएस के मद्देनजर किया, क्या वो गोल्ड को अभी और स्विंग देगी, आपको लगता है ये सर? देखिए, गोल्ड में तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जब भी गिरावट आती है ग्लोबल मार्केट्स में, गोल्ड का भाव, सोने का भाव बढ़ता है। वो तो मतलब पिछले 100 सालों से हो रहा है। तो क्या गोल्ड का ये जो करंट भाव है जो वो टिका रहेगा? मुझे लगता है टिका रहेगा। और जब तक ये अनसर्टेनिटी अमेरिका में रिसेशन हो रहा है, हुआ तो भी कितना शैलो रिसेशन है, डीप रिसेशन है, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिसेशन आ गया अमेरिका में, और जिसका मैंने पहले भी बोला कि उसकी असर पूरे विश्व में पड़ेगी, तो गोल्ड मुझे लगता है कि यहाँ से भी शायद ऊपर जा सके। लेकिन लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन गोल्ड। ओके, चलिए एक काम करते हैं। गौतम जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये सारी बात हमारे सामने रखने के लिए। एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं, और मार्केट फिर 17,000 के ऊपर लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से फिर हल्का सा फिसला, और ब्रॉडर मार्केट में अभी भी थोड़ी सी पेन बनी हुई है। अमित जी, कोई फ्रेश आपने ट्रेड स्पॉट किया हो जिस बीच में ये बातचीत चल रही थी?
जी, फार्मा से ही जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक कई दिनों से 475 480 में कंसोलिडेट कर रहा है, तो एज अ डिफेंसिव बेट आई थिंक जाइडस लाइफ लिया जा सकता है। 484 का प्राइस है, 479 का स्टॉप लॉस और 494 के टारगेट्स। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अब इस शो को यहीं विराम देते हैं। अमित जी, नीलेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और वीरू और मुझे दीजिए इजाज़त। और नीरज जी आ गए हैं, और अभी भी नीरज जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट भेजी है हमें, काफ़ी इंस्पायर करने वाली ट्वीट है वो वैसे नीरज जी। एक्चुअली वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उनसे बातचीत भी हो। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक स्विम करके गए हैं, जो कि 16 किलोमीटर से ज़्यादा है, वो भी टाइड्स के मतलब। और सोचिए कि मतलब समंदर में तैरना कितनी बड़ी बात है, वो इतनी दूर तक। बिल्कुल। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा उनका चित्र, वीडियो, सब कुछ, और कोशिश करें कि कृष्ण प्रकाश जी से हमारी बातचीत भी हो। लेकिन इस बीच बाजार में ओनली रिलायंस, जिसकी मदद से ये बढ़िया तेज़ी बनी हुई है, और थोड़ा इन्फोसिस, रिलायंस और इन्फोसिस। तो बट एक ही चिंता है इसमें, एडवांस डिक्लाइन बहुत खराब है, बहुत ही खराब। ब्रॉडर मार्केट काफ़ी खराब है, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से खराब है। पोर्टफोलियो में काफ़ी पेन है, निफ्टी नहीं दिखा रहा है, पोर्टफोलियो में बहुत पेन है लोगों के। यार बिल्कुल, ये देखिए, तो ये चिमटा जैसा बन गया है। एग्जैक्ट चिमटा है, एग्जैक्ट चिमटा ही बन गया है। हाँ, बिल्कुल। मुझे उसकी कहानी याद आ गई, हामिद वाली, मुंशी प्रेमचंद की। तो खैर, चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और फिर हम लोग इस पे आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।